हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। चलिए आज हम एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि आपके बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 2 के लिए यूज़फुल होगा। आज के ऑब्जेक्ट में हम बात करेंगे बेसिकली एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का जिसका यूज़ पेन के परसेप्शन को एनालाइज करने के लिए या यूँ कहूँ कि एनाल्जेसिक ड्रग के इवेल्युएशन के लिए किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है टेलफ्लिक एनाल्जेसियोमीटर और इसका जो प्रिंसिपल है वो काफ़ी कुछ आपके पहले वाला एक्सपेरिमेंट यानी कि हॉट प्लेट एनाल्जेसियोमीटर से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। तो इस वाले प्रैक्टिकल में हम बेसिकली बात करेंगे डिफरेंट पार्ट्स के, उन रेस्पेक्टिव पार्ट का फंक्शन क्या है ये देखेंगे और वो काम कैसे करता है इसको भी एकदम सिंपल से लाइफस्टाइल के एग्जांपल लेते हुए समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ। अगर इस डायग्राम का आंसर आपके पास है तो आपको आगे कहीं भी कोई तकलीफ नहीं जाने वाली है। जस्ट सपोज करिए कि आपकी उंगली जाने अनजाने में इस फ्लेम के इस टॉप ऑफ द कॉर्नर पे आ जाती है। जैसे ही ये टॉप के कॉर्नर पे आएगा आपका रिफ्लेक्स क्या होगा? आप क्या अपनी उंगली को यहीं पे रहने देंगे या आप वहाँ से उंगली को हटा लेंगे? जाने अनजाने दोनों ही केस में आप अपने हाथ को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हटा लेंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी है सहने की उतने तक तो सहेंगे, लेकिन जैसे ही वो थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगा आप अपने हाथ को विड्रॉ करेंगे ही करेंगे। जैसे ही ये आपने अपनी फिंगर को विड्रॉ किया, बिल्कुल वैसे ही हमारे एक्सपेरिमेंटल एनिमल आगे जा करके थर्मल रेडिएशन के अकॉर्डिंगली जो हीट जनरेट होगा उसके पेन के परसेप्शन के अकॉर्डिंगली अपने पूंछ को फ्लिक करेंगे वहाँ से। इसी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इस जो आपके एपरेटस का नाम है उसका नाम पड़ा टेलफ्लिक एनाल्जेसियोमीटर, यानी कि पूंछ को वहाँ से फ्लिक करना, थोड़ा सा हटाना और इसी प्रिंसिपल पे एनाल्जेसिक ड्रग की इवेल्युएशन जब किया जाए तो वो हमारा टेलफ्लिक एनाल्जेसियोमीटर कहलाएगा। आने वाले कुछ स्लाइड्स में आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को समझते हैं। कभी भी अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो क्लास में आप अपने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के टीचर से कुछ क्वेश्चन जरूर पूछें। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, ये क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे 9WH को यूज़ करते हुए तो आपका ऑब्जेक्ट आपको अपने आप वो आंसर बता देगा कि इस ऑब्जेक्ट को करना क्यों है, क्या फ़ायदा आपको मिलेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है वो कह रहा है कि आपको एनाल्जेसिक एक्टिविटी स्टडी करनी है। एनाल्जेसिक एक्टिविटी कहने का मतलब है ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ समय के लिए पेन के परसेप्शन को भूल जाएंगे। अगर ये कोई किसी ड्रग के लेने पे होता है तो वो ड्रग इंड्यूस एनाल्जेसिक एक्टिविटी होगी। सो कोई भी ड्रग चाहे वो आपका नोन हो, आपको मालूम है प्रैक्टिकल से पहले कि ये मॉर्फिन है, पैरासिटामोल है या कोई और अदर एनाल्जेसिक ड्रग है, तो वो अपना काम कर रहा है कि नहीं, या उसकी जगह कोई आपको एक ब्लैंक सैंपल दे दिया जाए, अननोन सैंपल दे दिया जाए और आपको पता लगा के देने बोले कि इसके पास एनाल्जेसिक एक्टिविटी है कि नहीं, तो भी आप वहाँ पे इस प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जिस मशीन को यूज़ करते हैं उसका नाम हमने डिस्कस किया टेलफ्लिक एनाल्जेसियोमीटर। इस लाइन पे थोड़ा सा अंडरलाइन करें। ये जो फ्लिक वर्ड है इसका मतलब होता है वहाँ से हटाना, तो पूंछ को हटाएगा। एक बहुत जरूरी बात, ये जो इंस्ट्रूमेंट है भले ही इसका नाम टेलफ्लिक है लेकिन आगे आने वाले समय में एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप देखेंगे जिसका नाम है टेल क्लिप। तो यहाँ फ्लिप है और वहाँ पे क्लिप है, इसका मतलब अलग अलग हो जाएगा। फ्लिप मतलब वहाँ से हटाना और क्लिप मतलब वहाँ पे जैसे हम कपड़ा सुखाते हैं और उस क्लिप को लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही क्लिप से आपके रैट या माइस की पूंछ को स्टिमुलस करना पेन से, वो एक आपका टेल क्लिप एनाल्जेसियोमीटर कहलाएगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिक्वायरमेंट, कि हमको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी। तो एकदम रफ में बात करते हैं तो हमको चाहिए होगा आपका ड्रग, चाहे ये ड्रग आपका नोन हो या अननोन हो, दोनों में से किसी भी कैटेगरी का ड्रग आपको चाहिए होगा। और सबसे जरूरी ये टेलफ्लिक एनाल्जेसियोमीटर की आवश्यकता है, एक स्टॉप वॉच की आवश्यकता होगी और आपका ऑब्जर्वेशन नोटबुक होगा। सलाइन सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, हैंड ग्लव्स भी हो सकते हैं, सैनिटाइजर भी हो सकते हैं। तो वो बाकी बेसिक चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली किसी भी फार्माकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट को संभालने के लिए, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आवश्यकता होगी, वो कॉमन सब में रहेंगे। इसके प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल दो के रेस्पेक्ट में बात करनी होगी हमको। पहला तो एनाल्जेसिक ड्रग के रेस्पेक्ट में और दूसरा आपके इस इंस्ट्रूमेंट के काम करने के तरीके के रेस्पेक्ट में। सो एनाल्जेसिक और एनाल्जेसिया इन दोनों को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। चलिए एक बार फिर से शॉर्ट में बात कर लेते हैं। जब कभी भी कोई पेन का एहसास होता है तो वो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर लेकर के आता है, यानी कि अनकंफर्टेबल प्रॉब्लम हमको फेस कराते हैं। लेकिन ये अनकंफर्टेबल होने के बावजूद हमारे लिए एक वार्निंग सिग्नल का काम करते हैं और ये बताते हैं कि आपकी बॉडी में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी है जिसको आपको तुरंत मेजरमेंट लेते हुए इसको रेक्टिफाई करना होगा। जब तक ये हमारे लेवल में है तब तक के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम इसको ठीक कर सकते हैं। बट
अगर कभी सिचुएशन इससे ज़्यादा बड़ी होती है, पेन ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो फिर हमको इसको कम करने के लिए ड्रग लेने की आवश्यकता होगी, मेडिसिन लेने की आवश्यकता होगी, एंड दैट इज एनाल्जेसिक ड्रग। सो ऐसा ड्रग जिसको लेने से पेन के परसेप्शन में थोड़ी सी कमी आती है थोड़ी देर के लिए, वो हमारा एनाल्जेसिक ड्रग कहलाएगा। और पेन जिसको हम लोग एल्जेसिया बोलते हैं, इसी का उल्टा है एनाल्जेसिया। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पेन के रेस्पेक्ट में हो गई। पेन को प्रभावित करने वाले एक पाथवे हैं जिसको हम लोग कॉक्स पाथवे कहते हैं, और आपने इसे NSAID केस में पूरी तरह से समझा भी हुआ है। और अगर आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं इस NSAID के काम करने के तरीके को, तो आप हमारे थ्योरी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पैरेलली चलेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट दोनों के रेस्पेक्ट में कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से समझ पाएंगे। अब इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, जब कभी भी हमारी उंगलियां कभी खाना बनाते टाइम तवे के कांटेक्ट में आ जाती है या किसी आग के कांटेक्ट में आ जाती है, मोमबत्ती दिए के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो हम तुरंत अपने हाथ को वहां से हटा लेते हैं। यूं कहूं कि हमारे फिंगर्स को वहां पे तुरंत हम लोग फ्लिक कर लेते हैं। तो जब कभी भी हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल के लिए, और आज के एक्सपेरिमेंटल एनिमल में हम यूज करते हैं बेसिकली रैट या तो माइस। कुछ बुक्स में आपको रैट मिलेगा और कुछ बुक में आपको माइस मिलेंगे। दोनों का केस आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माइस यूज कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है इसमें। अगर आप रैट यूज कर रहे हैं तो बहुत हैवी रैट को या काफी वेट वाले रैट को यूज ना करें। सिंपल एक एवरेज वेट वाले रैट को हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका प्रिंसिपल। तो जब कभी भी हम इस एक्सपेरिमेंटल एनिमल को एक केज में रखने के बाद उसके पूंछ को हम बाहर निकालते हैं और उसके पूंछ के आखिरी के 1 से 3 सेंटीमीटर के बीच में एक हीट को अप्लाई करते हैं, तो वो हीट को सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंगली अपने पूंछ को फ्लिक करता है। तो स्टार्ट करने के कितने देर तक वो सह पाया, और जब वो नहीं सह पाएगा तो ऑब्वियसली अपनी पूंछ को फ्लिक करने की, हटाने की कोशिश करेगी। तो वो उनका बेसल रिस्पॉन्स टाइम है कि कितने देर में उन्होंने पूंछ को रिस्पॉन्स शो करके दिखाया आपको, तो वो आप टाइम को नोट करेंगे। वैसे ही जैसा हमने ग्रुप बनाया था, कंट्रोल आपका ग्रुप होगा और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। हर में आपको ऑड नंबर में एनिमल लेने हैं और ईच का कम से कम 3-3 एक्सपेरिमेंट रिकॉल करना है ताकि कहीं कोई गलती ना हो, एवरेज निकालेंगे। इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। आगे बढ़ते हैं, पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंटल एनिमल। हमको क्या करना है, अगर ये एक एनिमल जो है केज में है तो यहाँ पे वो अपने केज में रहने दीजिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस आराम से रहेगा। इसके पूंछ के आखिरी के 1 से 3 सेंटीमीटर को आपको मार्क करके चलना है, और इसी मार्क किए गए सरफेस पे आपको हीटर से, जो आपको दिखाऊंगा आगे, यहाँ पे उसको प्लेस करना है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जरूर मेंटेन करना है ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ सके इस फ्लेम के या इस हीट के सोर्स के साथ में। और जब कभी भी इसको पेन का परसेप्शन होने लगेगा, ये अपनी पूंछ को इस तरीके से फ्लिक करेगा। जिस भी टाइम पे, इस टाइम को आप सेकंड में नोट करेंगे, जिस भी टाइम पे वो अपनी पूंछ को फ्लिक करता है वो उसका बेसल रिस्पॉन्स टाइम है, तो इसको आपको नोट करते हुए चलना है। चलिए अब हम लोग बहुत बेसिक पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यूं तो कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसमें कोई खास इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी या कोई एकदम खास सर्किट वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बेसिक पार्ट में पहला है आपका टेम्परेचर इंडिकेटर। ऑल्दो इट इज नोन एज अ टेम्परेचर इंडिकेटर, बट ये थर्मामीटर नहीं है। थर्मामीटर के जैसा तो काम करेगा, लेकिन इनका प्रिंसिपल बिल्कुल अलग है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि स्टिमुलस कितना अप्लाई कर रहे हैं आप, कितने स्ट्रेंथ का स्टिमुलस या कितने स्ट्रेंथ का करंट अप्लाई कर रहे हैं आप, ताकि वो करंट आगे जा करके हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। सो इनडायरेक्टली ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, बट इट इज नॉट टेम्परेचर इंडिकेटर इन केस ऑफ थर्मामीटर। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। इसको जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, इस मीटर को बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, और उसको सेट करेंगे हम इस करंट रेगुलेटर से। ये जो आप बीच में स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस वन, ये स्टार्टिंग से टेम्परेचर कम होगा। यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर है, जैसे ही आप इसको अपने राइट साइड क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे, ये करंट को इंक्रीज करते जाएगा, और इसके रेस्पेक्ट में ये जो आपका मीटर है वो भी बढ़ते जाएगा। तो जितने स्ट्रेंथ आप अप्लाई करेंगे उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली यहाँ भी बढ़ेगा, और वो जो आगे कॉइल देखेंगे आप, वो गर्म होते जाएगा। सो दिस इज जस्ट अ टेम्परेचर इंडिकेटर विच इंडिकेट द इनडायरेक्ट टेम्परेचर, नॉट डायरेक्ट टेम्परेचर इन केस ऑफ थर्मामीटर। दूसरा ये आपका नॉब है, रेगुलेटर है, जो आपके टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने में मदद करता है। और तीसरा तो बहुत बेसिक है, ये आपका ऑन का इंडिकेटर है कि मशीन ऑन हो गई कि नहीं, और ये स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने का बटन है, और इसमें कुछ बेसिक फंक्शन और इसके कुछ नहीं है। यह है हमारा पीवीसी केज, या एक ऐसा कह लें कि आपके एक्सपेरिमेंटल एनिमल को होल्ड करके रखने की केज है। यहाँ पे हम अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल को प्लेस करते हैं। इस तरफ आपके जो देख रहे हैं यहाँ पे उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल का माउथ वाला हिस्सा होगा, और इसके साथ साथ इसके तरफ जिसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उसका
पूंछ या हिस्सा, पीछे का हिस्सा टेल वाला हिस्सा होगा, तो ये उसके टेल वाले पोर्शन आ जाएंगे। इस टेल को हमको यहाँ से ऐसे बाहर निकाल के रखना है ताकि आगे जा करके इसी टेल वाले हिस्से पे हम इसको प्रैक्टिकल कर सकें। सो दिस इज बॉडी एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल एनिमल हेड, इस पे हमको परफॉर्म करना है आपका एक्सपेरिमेंट। ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें कुछ बेसिक छोटे छोटे पार्ट बने हुए हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं छोटे छोटे परफोरेशन हैं, इस तरफ भी परफोरेशन है और सामने में भी इस तरफ भी परफोरेशन है, जो कि इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को इंश्योर करते हैं ताकि कोई भी सफोकेशन उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल को ना हो। साथ साथ अगर वो एनिमल का लेंथ अलग अलग है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्लैम्प जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये पहला वाला है समझ लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। तो जब हम रैट को रखेंगे तो बीच में कवर करने का पोर्शन होगा, बीच में एक हल्का सा होल होगा, इसी होल से होता हुआ उनके पूंछ को बाहर निकाल लेंगे, बाकी का बॉडी इसके अंदर वो ट्रैप होकर के रह जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, केज है, एक पिंजरा जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम उसको अंदर रखेंगे, बस उसके पूंछ को अपन बाहर निकालेंगे। नाउ टेल होल्डर कह लीजिए या नेक्रोम वायर कह लीजिए, ये कैसा है? आपने जो अगला पार्ट देखा था जिसमें हमने केज रखे थे, तो उस केज में अगर उसकी बॉडी है और इसका पूंछ वाला हिस्सा है तो हम उसके वाले पूंछ वाले हिस्से को इस तरीके से इसमें फिट करते हैं। ये जो मार्क मैं बना रहा हूँ समझ लीजिए आपके रैट का पूंछ है, तो ये उसके पूंछ का हिस्सा हुआ इस तरीके से। तो इसके पूंछ के हिस्से जब हम यहाँ रखेंगे तो इनके बीच में एक गैप है। जो वायर आप देख रहे हैं ना, ये वाला वायर अभी ऑफ की कंडीशंस में है, तो इस वायर के और इस पूंछ के बीच में एक ब्रेकर है या यूं कहें कि एक बैरियर है इस तरीके से। ये देखिए, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, पूंछ आपकी इस हीटिंग कॉइल को टच नहीं करेगी, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। लेकिन जब हम इसको गर्म करेंगे, करंट सप्लाई होगा, तो ये जो वायर अभी आपका ऑफ की कंडीशन में है वो देखिए इनिशियल लेवल पे इस तरह पे हो जाएंगे, हल्का सा गर्म हो रहा है तो हल्का सा ये रेड हॉट हो गया आपका जो वायर है। इसके करंट को अगर आप बढ़ाएंगे तो देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये गर्म हो गया और रेड हॉट हो गया है। सो इसकी गर्मी कारण से जो रेडिएशन निकलेगी, इसकी जो गर्मी निकलेगी वो इसकी पूंछ को यहाँ से सेंस करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे थोड़ा देर और उसको रखेंगे तो वो आपके पेन को सेंस करने लगेगा और अपने पूंछ को इस तरीके से फ्लिक करने लगेंगे। तो जिस टेम्परेचर पे कहें या जिस टाइम पे वो अपने पूंछ को फ्लिक करेगा वो आपका रिस्पॉन्स टाइम होगा, इसको आपको नोट करके रखना है। तो ये हो गया हमारा हीटिंग कॉइल, निक्रोम वायर का बना हुआ होता है। जैसा हम लोग देखते हैं घर में एक छोटे से वायर को अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो धीरे 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 वो गर्म होते हुए रेड में कन्वर्ट हो जाने लगता है। तो हमको इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना है, एक टेम्परेचर पे मेंटेन करना है जहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका रिस्पांस टाइम भी आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि कितने देर के लिए आपको इसको रखना है और कितने देर पे अगर रिस्पांस नहीं करता तो इसको आपको विड्रॉ कर लेना है। तो ये छोटा सा पार्ट आपको समझ में आ गया। ये शुरू में आप देखिए ये ऑफ है तो कोई कॉइलिंग जल नहीं रही है, कोई हीट नहीं निकल रहा। थोड़ा स्ट्रेन बढ़ाने पर कॉइल जल रही है, हल्की हल्की गर्मी निकल रही है, और बढ़ा देने पर कॉइल ज़्यादा जल गया और उसकी गर्मी थोड़ी सी बढ़ने लगी। अब हम इसके प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमको जो एनिमल है उनको वे कर लेना चाहिए। वे करने के पीछे कारण क्या है? जब कभी भी हम किसी ड्रग के डोज को देते हैं तो ड्रग का डोज बेसिकली उसके बॉडी वेट पे डिपेंड करता है, तब आपको डोज कैलकुलेट करने में मदद करेगी ये चीज़। तो आपको दो ग्रुप में बना लेना है। ये दो ग्रुप में पहला जो ग्रुप होगा आपका कंट्रोल होगा, यानी कि इसको आपको सिर्फ सलाइन वाटर देना है, कोई भी ड्रग नहीं देंगे इसमें, केवल स्टिमुलस जो पेन का है वो भी रहेगा इसमें। जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपको पेन कॉज कराने के साथ साथ उस पेन को ठीक करने वाले एनाल्जेसिक ड्रग को भी देना होगा। दैट इज वाई इसका नाम पड़ा एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट के लिए ग्रुप यूज किया जाने वाला ग्रुप। इसके बाद हमको एक बेसल रिएक्शन टाइम या रिस्पॉन्स टाइम नोट करना है बाय अप्लाइंग अ करंट इन द फॉर्म ऑफ हीट। हम जब करंट अप्लाई करेंगे वो हीट के फॉर्म में जाएगा, उसके साथ जो अटैच वायर है वो गर्म होना शुरू करेगा। सो इसके टाइम को हमको नोट करना है। दैट शुड बी अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ टेल लेंथ। मैंने कहा कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल एनिमल है उसकी पूंछ के आखिरी के 2 या 3 सेंटीमीटर को आपको ही मेजर करना है, उसको ही आपके हीट के कांटेक्ट में लेकर के आना है। सो अगला प्रोसीजर पॉइंट कहता है व्हेन द हीट इज अप्लाइड इट विल प्रोड्यूस पेन एंड दैट विल बी फेल्ट बाय एनिमल। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो पेन कॉज करेगा और वो एनिमल के द्वारा महसूस किया जाएगा। जब वो पेन थोड़ा ज़्यादा होगा अपने पूंछ को वो वहाँ से वो हिलाएगा, मूव करेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फ्लिकिंग। दैट इज कॉल्ड टेल फ्लिकिंग मेथड। नेक्स्ट प्रोसीजर का पॉइंट कहता है दिस टाइम, जिस रिस्पॉन्स टाइम पे अपने पूंछ को प्रिक करता है उसको हमको रिकॉर्ड करना है, यही हमारा डाटा होगा। जनरली की बात करें तो एक नॉर्मल रैट अपने पूंछ को 3 से 5 सेकंड में विड्रॉ कर लेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा निकल करके आता है, इसकी पॉसिबिलिटीज होती है लेकिन कम, जो कि आपके 10 से 12 सेकंड में भी रिस्पांस ना करें तो उसको आपको एक्सपेरिमेंट से हटा देना है, उसको आगे जाके यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज वो उसके पूंछ को डैमेज कर सकता है और आपके रिजल्ट को भी इंटरफेयर कर लेंगे। इसके बाद हमको हर एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल को कम से कम 3 से 5 बार रिएक्शन टाइम नोट करना है। आपको हर एक रिस्पॉन्स टाइम के बीच का जो गैप होना चाहिए वो आपका 5 मिनट के आसपास होना चाहिए। ये 3 या
या 5 आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन जनरल मोस्ट ऑफ द केस हम 3 टाइम को रिकॉर्ड करते हैं, 5 लेंगे तो और अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। इसके बाद आपको एक ग्रुप जिसको आपने कंट्रोल बनाया हुआ है, इसको नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट करना है। नॉर्मल सलाइन मतलब केवल सलाइन सॉल्यूशन है, इसमें ड्रग का कोई भी डिसोल्यूशन नहीं हुआ है, तो इसको आपको देना है। जबकि दूसरे ग्रुप जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको भी ड्रग देना है। वो जो ड्रग होगा उस ड्रग का रिस्पांस हमको नोट करना होगा अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंगली। ये स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है, आप चाहें तो 15 मिनट, 30 मिनट, 60, 90 एंड 120 मिनट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसी किसी जगह आप सीधा 30, 60, 90 या फिर उसके बीच का कोई और इंटरमीडिएट ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट यू हैव रिसीव्ड एंड डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, मतलब जिस प्रैक्टिकल के लिए आप करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आप इसको चेंज कर सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपको किसका स्टडी करना है, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमको फाइनली कंक्लूजन करना है इनके परसेंटेज ऑफ एनेस्थीसिया को, कि कितना रिस्पॉन्स टाइम आया आपके सलाइन का और आपके ड्रग का। जो भी रिजल्ट आया होगा आपका उसको यहाँ पे आपको नोट करना है। हम जनरली 2 ग्रुप बनाते हैं, जो पहला ग्रुप है वो कंट्रोल ग्रुप के लिए है, तो इसकी कंट्रोल ग्रुप की रीडिंग कैसी होगी। देखिए कंट्रोल ग्रुप में हमको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमने 5 एक्सपेरिमेंटल एनिमल रखे हुए हैं। बेसिकली 3 रखते हैं, आप 5 भी रख सकते हैं। तो पहले वाले का बॉडी वेट कितना है, तो उसकी बॉडी वेट मान लीजिए 30 ग्राम है, तो दूसरे का भी आपकी बॉडी वेट कितनी होगी। ईच बॉडी वेट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि कितना बॉडी वेट है उस एक्सपेरिमेंटल का, उसके हिसाब से आप डोज रिस्पॉन्स करेंगे। अब उसका बेसल रिस्पॉन्स टाइम आपको नोट करना है। पहले वाला एक्सपेरिमेंट की बात कर लीजिए, तो पहले वाला आपका 3 सेकंड में रिस्पॉन्स किया, उसी को 5 मिनट के गैप के बाद दोबारा आपने परफॉर्म किया तो अब भी 3 सेकंड रिस्पॉन्स टाइम लिया। तीसरी बार इसी को 5 मिनट के गैप में रिस्पॉन्स करते हैं तो आपको 2 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम देता है, यानी कि आपका जो फ्लिकिंग ऑफ टेल है वो रिस्पॉन्स करता है। 3 + 3 + 2 डिवाइड बाय 2, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं 3 + 3 + 2 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे आपका जो डाटा आएगा 8/3, जो भी सेकेंड्स आएंगे उसको आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही आपको सारे के साथ ऐसा ही करना है। रेस्पेक्टिवली आप जब ये करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो इंडिविजुअल का आपने मीन निकाला इस तरफ, उसके बाद टोटल का मीन निकालेंगे आप इस तरफ कि यहाँ कितना टाइम आया। तो मान लेते हैं सबको निकालने के बाद आपका 3 सेकेंड प्रॉपर रिस्पॉन्स टाइम आया एक ऐसे ग्रुप का जिसको आपने ड्रग नहीं दिया था। अब यही प्रैक्टिकल हमको ऐसे ग्रुप के साथ करना है जिसको हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोला है, जिसको आपने ड्रग दिया है, जिस ऑब्जेक्ट में लिखा है, चाहे आपका पैरासिटामॉल हो, चाहे आपका निमोस्लाइड हो, चाहे आपका कोई और ड्रग हो, मॉर्फिन हो, या कोई अननोन ही ड्रग क्यों ना हो। इसके बाद हमको उसी तरह के प्रैक्टिकल को आपके इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से परफॉर्म करेंगे, लेकिन इनका एक अंतर ये होगा, बॉडी वेट तो बिल्कुल सेम होगा आपका, जो भी आपने लिया होगा उस ग्रुप का बॉडी वेट आपको नोट कर लेना चाहिए। फिर हमको रिस्पॉन्स टाइम नोट करना है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंगली 15 मिनट में जब आपने ड्रग दिया होगा तो फिर ड्रग देने के 15 मिनट बाद उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना आया, सपोज मान लेते हैं 5 सेकेंड। 30 मिनट बाद कितना आया, 5 सेकेंड। जैसे जैसे समय बढ़ेगा ड्रग का असर बढ़ सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद ड्रग का असर बढ़ेगा तो रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ती रहेगा। 6 मिनट में आपका 8 सेकेंड आ गया, और आपके 90 मिनट में हो सकता है थोड़ा कम हो जाए तो 7 आ सकता है। ये सब कुछ वेरिएबल है। तो इस तरह से आपने सबके लिए भी इस तरह की चीज़ों को नोट कर लिया, सबका रिस्पॉन्स टाइम नोट कर लिया। अब सबका हमको मीन निकाल लेना है कि 15 मिनट के बाद हर एक ग्रुप का कितना कितना मीन आया, उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे, आपके कंट्रोल ग्रुप का और आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, तो ये चीज़ बहुत साफ साफ दिखेगी आपको कि जो कंट्रोल ग्रुप का रिस्पॉन्स टाइम था अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 सेकेंड के आसपास होगा, मतलब 3 से 4 सेकंड के बीच में उसको पेन का एहसास हुआ और अपने पूंछ को इस तरह से वो फ्लिक कर दिया। जबकि अगर आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बारे में बात करेंगे, उसको ड्रग दे चुके होंगे एनालिसिक ड्रग, अगर वो ड्रग काम कर रहा है तो एटलीस्ट उसका जो रिस्पॉन्स टाइम होगा कितना होगा ये तो मैं यहाँ से नहीं बता पाऊंगा, बट जितना भी रिस्पॉन्स टाइम आएगा अगर वो ड्रग एनालिसिक एक्टिविटी शो करता है तो पक्का आपके इस कंट्रोल ग्रुप के रिस्पॉन्स टाइम से ज़्यादा ही होगा, सपोज 6 to 8 सेकंड के आसपास होगा, जो ये दिखा रहा है कि आपके ड्रग ने एनालिसिक एक्टिविटी प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से इस एक्सपेरिमेंटल एनिमल को ड्रग के अकॉर्डिंगली दर्द सहने की एबिलिटी थोड़ी सी मिल गई, या उसने उस ड्रग ने उसके पेन के परसेप्शन को थोड़ा कम किया। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ये एनालिसिक एक्टिविटी पजेस करता है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, इसमें कोई खास लॉजिक की बात नहीं है। नाम आपको बता रहा है कि वो टेल फ्लिक मेथड है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।